नमस्कार दोस्तों। आज बात होने वाली है 16 महाजनपद पे। इसी को हम 16 महाजनपद के अलावा एक और ब्रॉड टर्म में जानते हैं, वो है एज ऑफ महाजनपद। महाजनपद काल, क्योंकि जब हम महाजनपद काल बोलते हैं तो महाजनपद काल का मतलब केवल 16 महाजनपद नहीं होते हैं। उस दौर में दूसरी जो गतिविधियां हो रही हैं, जैसे कि बुद्ध और महावीर स्वामी का जो दौर है वो वही दौर है। इसीलिए जब हम एज ऑफ महाजनपद बोलते हैं या महाजनपद काल बोलते हैं तो हम 16 महाजनपद भी कवर करते हैं और बुद्ध और महावीर स्वामी भी कवर करते हैं। अब क्योंकि इस क्लासेस में हमने बुद्ध और महावीर स्वामी ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो आज का जो सेशन है वो एज ऑफ महाजनपद में हम 16 महाजनपद की तरफ जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं 16 महाजनपद या 16 महाजनपदास के बारे में। चलिए, अगर हम इन 16 महाजनपदों के बारे में देखेंगे तो ये मैप कम से कम 3 से 4 बार दिखा चुका हूँ, और मैंने बताया था कि ये महाजनपद बने कैसे हैं और आखिरकार महाजनपद के ज़्यादातर शहर तुम्हें गंगा के मैदान में क्यों मिलेंगे, तुम्हें दूसरे इलाके में कम कम क्यों मिलेंगे, या ज़्यादातर या सभी तुम्हें गंगा के मैदान में नहीं मिलेंगे, तुम्हें इक्का दुक्का कहीं और भी देखने को मिलेंगे। ये बातें मैंने तुमको बताई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के उस सेशन को। अगर तुम ध्यान दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है जन। आपको याद होगा कि जब हम ऋग्वैदिक काल में थे तो हम पहले कबीले के फॉर्म में रहते थे, याद है? नोमैडिक्स थे, कबीले के फॉर्म में रहते थे, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। फिर क्या हुआ, फिर 1000 ईसा पूर्व आया, और 1000 ईसा पूर्व के आसपास जब लोहा आया तो लोहे की वजह से गंगा के मैदान के जो जंगल थे उसे काटना आसान हो गया, और जब जंगल को काटना आसान हो गया तो खेती करना आसान हो गया, और खेती करोगे तो एक जगह रुकना पड़ेगा। तो जो लोग थे वो माइग्रेट करके गंगा के मैदान में आए और खेती करने की वजह से एक जगह पे रुक गए। तो जो जन थे, जो कबीले थे, वो एक जगह पे रुक गए, और चूंकि वो रुक गए थे तो जन किसके रूप में कन्वर्ट हो गया? तो जन कन्वर्ट हो गया जनपद के रूप में। तो जन कन्वर्ट हुए जनपद के रूप में, है ना? बात समझ में आई? फिर एक जनपद और 2 जनपद और ऐसे कई सारे जनपद थे, उन जनपदों के बीच में टकराहट हो रही थी। बात समझ में आया? और जो जनपद हार रहे थे उनकी सीमा को ये वाला जनपद जो है अपने मिला लेता था। तो धीमे धीमे जनपद जो है वो बड़े होते चले गए, और जब वो बड़े होते चले गए तो वो केवल जनपद नहीं कहलाए, वो कहलाए महाजनपद। इसीलिए वो शब्द निकल कर आया महाजनपद। तो जन से बना है जनपद और जनपद से बना है महाजनपद। और क्योंकि ऐसे महाजनपदों की जो संख्या है वो 16 है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? 16 महाजनपद भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर हम 16 महाजनपद की बात करेंगे तो इसको एक और एंगल से देखते हैं। जब हम ऋग्वैदिक काल में थे तो हम खानाबदोश थे, हम घूमते रहते थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आए तो हम एक जगह पे बसे, और जब एक जगह पे बसे तो गांव वगैरह बसना शुरू हो गए बड़े लेवल पे, और धीमे धीमे जब गांव वगैरह बढ़ना विकसित होना शुरू हो गए जनपद काल के अंदर, गांव वगैरह बसना शुरू हो गए, इलाके वगैरह बसना शुरू हो गए, लोग एक जगह पे स्थायी तौर पे बसना शुरू हो गए। तो धीमे धीमे एग्रीकल्चर के साथ, आप याद करो मैंने सिखाया था कि कैसे एग्रीकल्चर अच्छा हुआ था, फिर मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो रही थी, धीमे धीमे ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा हो रहा था। तो धीमे धीमे आर्थिक क्रियाएं इतनी बढ़ गई थी कि महाजनपद काल तक आते आते वो जो गांव थे वो शहर के रूप में परिवर्तित हो गए। किसके रूप में परिवर्तित हो गए? वो शहर के रूप में परिवर्तित हो गए। आप शहर कहो या नगर कहो या अर्बन सेंटर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। और अगर आप नगर में रहोगे, शहर में रहोगे, तो शहरीकरण या नगरीकरण कहलाएगा। और ये नगरीकरण चूंकि भारत में हो रहा है तो भारत का शहरीकरण कहलाएगा। और चूंकि भारत में एक और बार शहरीकरण हो चुका है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान मैं पढ़ा चुका हूँ, अब चूंकि भारत में दूसरी बार हो रहा है, इसीलिए भारत का दूसरा शहरीकरण या फिर दूसरा अर्बनाइजेशन है। इसलिए याद रखिएगा, हम 16 महाजनपद को सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम 16 महाजनपद को सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। प्लीज़ याद रखिएगा कि सेकेंड जो हमारा महाजनपद काल है उसे हम भारत का दूसरा नगरीकरण या शहरीकरण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? और इसका टाइमलाइन क्या है? इसका टाइम क्या हो सकता है कि वैदिक काल का समापन कब हो रहा है? वैदिक काल का समापन हो रहा है 1500 से लेकर 600 है कि नहीं है?
कि 600 बीसी में ख़त्म हो रहा है, उत्तर वैदिक काल भी 600 बीसी में ख़त्म हो रहा है ना। तो इसका मतलब कब होगा ये 16 महाजनपद कब बसेंगे? 600 बीसी में। और 600 बीसी को और क्या लिख सकते हैं कि भारत में 6 सेंचुरी बीसी में, 6 सेंचुरी बीसी में या छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन 16 महाजनपदों का विकास हुआ है। और अब इन 16 महाजनपदों को देखोगे तो उनकी लोकेशन क्या है? ज़्यादातर महाजनपद आपको कहाँ नज़र आएंगे? ज़्यादातर आपको महाजनपद गंगा के मैदान में नज़र आएंगे, है ना। तो इनकी लोकेशन क्या है? इन महाजनपदों की जो लोकेशन है, इन महाजनपदों की जो लोकेशन है वो है गंगा का मैदान, गैंगेटिक प्लेन। गैंगेटिक प्लेन बोलो तो भी ठीक है, गंगा का मैदान बोलो तो भी ठीक है। याद रखिएगा, गैंगेटिक प्लेन या गंगा का मैदान है, तुम अपनी आंखों से देख सकते हो कि ज़्यादातर महाजनपद तुम्हें गंगा के मैदान में नजर आएंगे। बट अगर एग्जामिनर तुमको दे कि सभी महाजनपद गंगा के मैदान में है, तो आंसर क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि तुम अपनी आंखों से देखो कि महाजनपद जो बसे हैं गंगा के मैदान में बसे हैं, ठीक बात है। जो लोग इधर रहते थे ऋग्वैदिक काल में, वो माइग्रेट करके, वो शिफ्ट होके वो इधर आके आ गए थे, बात सही है। बट सभी थोड़ी ना आए थे, और सब इसी इलाके में थोड़ी ना, थोड़ा आसपास इलाके में भी थे। इसीलिए ज़्यादातर महाजनपद तुम्हें गंगा के मैदान में मिलेंगे, बट इक्का दुक्का तुम्हें दूसरे इलाके में भी मिल जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक। अब अगर 16 महाजनपद की बात करोगे तो 16 महाजनपद के बारे में 2-3 बातें और समझो कि 16 महाजनपद का प्रतीक क्या है, इसका सिंबल समझो, इसका प्रतीक क्या है। इस दौरान एक सिक्का इस्तेमाल हुआ था और इसका सोर्स क्या है। ये हमें 3 पहलू पे और बात करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 16 महाजनपद के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। हम पहले सोर्स पे आएंगे, क्योंकि फिर हमें स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी। अगर हम 16 महाजनपद के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो याद रखिए, हमें 16 महाजनपद के बारे में एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगोत्तर निकाय। अंगोत्तर निकाय, अंगोत्तर निकाय। प्लीज रिमेंबर, अंगोत्तर निकाय जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बात समझ में आ रहा है? अब अंगोत्तर निकाय को थोड़ा सा ब्रॉड करो, क्योंकि तुमने याद तो किया अंगोत्तर निकाय, बट अंगोत्तर निकाय एक किताब है जो हिस्सा है। तुम्हें याद है सुत्त पिटक? सुत्त पिटक के 5 हिस्से, तो उसका एक हिस्से का नाम अंगोत्तर निकाय है। इसीलिए 16 महाजनपद के बारे में अंगोत्तर निकाय से जानकारी मिल रही है तो भी ठीक, और सुत्त पिटक से जानकारी मिल रही है तो भी ठीक। इसके बाद में तुम देखोगे कि इसका जो दूसरा ग्रंथ है वो है जैन ग्रंथ, और जैन ग्रंथ का नाम क्या है? जैन ग्रंथ का नाम क्या है? जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है? याद रखना, भगवती सूत्र। तो जैन ग्रंथ का नाम क्या है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र याद रखना, जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र। और भगवती सूत्र किसका हिस्सा है? तुम्हें याद है, जो श्वेतांबर संप्रदाय का साहित्य था, 12 अंग साहित्य या 12 अंग लिटरेचर, 12 अंग लिटरेचर, 12 साहित्य, जिसे 12 अंग लिटरेचर कहते हैं, 12 अंग लिटरेचर कहते हैं, उसमें से किताब ये भी थी, जहाँ से हमें जानकारी मिलती है। प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा है? अब तुम्हें याद करने का तरीका बताता हूँ, बात समझ में आया? देखो, तुमने ग्रेजुएशन में क्या किया होगा? बी फॉर बुद्धा, ए फॉर अंगोत्तर निकाय, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जे फॉर जैनिज्म और बी फॉर, है ना। आजकल जेबी मशीन होती है ना, जेबी आइसक्रीम आती थी। मैं छोटा था तो मेरे मोहल्ले में ननिहाल में जेबी आइसक्रीम आती थी, मैंने वहाँ से याद किया था। जैसे JBL भी है ना, वहाँ से याद कर लेना। बात समझ पाए? याद रखना। अब तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि हमें इन्हीं किताबों से जानकारी क्यों मिलती है। अब स्वाभाविक सी बात, कॉमन सेंस लगाओ। बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म या बुद्ध और महावीर स्वामी का समय कहाँ बीता? इन्हीं महाजनपदों में।
मगध में, काशी में, अंग में, वज्जी में, मल्ल में, कौशल में, वत्स में या अवंती से भी संपर्क में थे कि नहीं थे? अगर कोई बुद्ध के ऊपर लिख रहा है या महावीर स्वामी के ऊपर लिख रहा है तो जाने अनजाने में उनकी लोकेशन भी तो बताएगा कि वो किन इलाकों में रहते थे, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो अगर कोई बुद्ध के बारे में लिखेगा या महावीर स्वामी के बारे में लिखेगा तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से उस जगह के बारे में जानकारी अपने आप दे देगा। इसीलिए जब हम बौद्ध साहित्य अंगोत्तर निकाय को पढ़ते हैं या जैन साहित्य भगवती सूत्र को पढ़ते हैं तो जाने अनजाने में हमें इन महाजनपदों की विस्तार से लोकेशन मिल जाती है। तुम ये मत याद करो कि हमें जानकारी मिलती है, तुम ये समझने की कोशिश करो कि यहीं से जानकारी क्यों मिलती है। इसका मतलब दूसरे बौद्ध स्रोत, जैन स्रोत भी हो सकते हैं जहाँ से हमें कुछ महाजनपदों की जानकारी मिलती हो। और केवल यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म थोड़ी ना थे, दूसरे धर्म भी तो थे। राजा महाराजा के बारे में तो लिखा जा रहा था, तो वहाँ से भी जानकारी मिल सकती, जैसे कि अष्टाध्याय, महर्षि पाणिनि आगे लिखेंगे अष्टाध्याय, वहाँ भी इन महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। पढ़ने के तरीके को सही करो, समझ में आ जाएगा विषय तुमको, ठीक है। अब इसका सिंबल क्या है, इन 16 महाजनपदों का सिंबल क्या है और कॉइन कौन कौन से हैं। अगर तुम इन 16 महाजनपदों का सिक्का इन 16 महाजनपदों का प्रतीक देखोगे तो ये प्रतीक है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। हिंदी में कहते हैं उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, ये तुम्हारा शब्द है। अब इस शब्द को पहले डिकोड करो। अगर तुम डिकोड करोगे तो तुम पाओगे यहाँ पे लिखा हुआ है भांड। भांड का मतलब क्या होता है? भांड का मतलब होता है बर्तन। अभी जो बर्तन बना है किस चीज का बना है? मिट्टी का। देखो मिट्टी का बर्तन है, मृदभांड है। इस पर क्या की गई है? पॉलिश की गई है। पॉलिश तुम्हें किस कलर से नजर आ रही है? काले कलर से। तो काले कलर से पॉलिश क्यों मिट्टी का बर्तन? और उत्तरी क्यों? क्योंकि इसका विकास, इन बर्तनों जो पाए गए हैं वो कहाँ पाए? उत्तर भारत में, क्योंकि महाजनपद कहाँ पर है? उत्तर भारत में है। इसलिए देखोगे कि इसे कहते हैं उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। कि ऐसे भांड, ऐसे बर्तन जो मिट्टी के बने हैं तो मृदभांड, उस पर पॉलिश की गई है, ठीक है, तो पॉलिशदार मृदभांड। किस कलर से की गई है? काले कलर से, तो काले पॉलिशदार मृदभांड। समझ में आए? चूंकि इसका विकास उत्तर भारत में हुआ इसलिए उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, जो कि हमें अधिकांश महाजनपदों से मिले, इसलिए इसका प्रतीक चिन्ह उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड है। जबकि इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड है। और इसी दौर में जो कि हम नगर तक पहुंच चुके थे, शहर तक पहुंच चुके थे, तो इसीलिए इस दौर में हमें कॉइन्स नज़र आते हैं। क्या नज़र आते हैं बच्चे? हमें कॉइन्स नज़र आते हैं। ये जो कॉइन्स तुम्हारे सामने हैं, तुम इन कॉइन्स को देखोगे कि ये जो कॉइन्स बने हैं वो किस, पहली बात तो धातु कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई धातु होगा, मेटल होगा। तो मेटल कौन सा है? सिल्वर। इसमें सिल्वर का इस्तेमाल हुआ था। और आगे जाके बाद में, याद रखना, बाद में कॉपर का इस्तेमाल हुआ था, चांदी और तांबा। अब देखोगे इस पे ये जो सिक्के हैं, इस पर कुछ तुम्हें छाप नजर आएगी ना, कुछ मार्क्स नजर आएंगे। और मार्क्स की वजह से इसे क्या कहते हैं? पंच मार्क कॉइन्स, पंच मार्क कॉइन्स कहते हैं। और इसी को कहते हैं आहत सिक्के। क्या कहते हैं? आहत सिक्के कहते हैं, पंच मार्क कॉइन्स कहते हैं। मतलब तुम सिंपल सी बात समझो कि ये जो कॉइन्स हैं इस पर कुछ तुम्हें क्या नजर आ रहे हैं? मार्क्स नजर आ रहे हैं, तुम्हें चिन्ह नजर आ रहे हैं। और वो कैसे बने हैं? इस पर पंचिंग की गई है, पंच कर करके इस पर मार्क क्रिएट किए गए हैं। समझ में? इसको आहत किया गया, चोट पहुंचा के इस पर प्रतीक बनाए गए हैं, इसीलिए इसको पंच मार्क कॉइन्स कहते हैं। और यही पंच मार्क कॉइन्स ये हमें महाजनपद काल में देखने को मिलते हैं। और यही सिक्के हमें महाजनपद काल से होते हुए हमें मौर्य काल में भी देखने को
मौर्य काल में भी देखने को मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ गई है? अब अगर तुम 16 महाजनपद को देखोगे, 16 महाजनपद को देखोगे तो 16 महाजनपद को देखने का मैं तुम्हें एक और नजरिया बताता हूं कि तुम याद थोड़ी ना कर पाओगे। तुम अंग, अवंती, अश्मक, चेदी, गंधार, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, मगध, मत्स्य, मल, पंचाल, सुसानी, वस्य, वज्जी कैसे याद रखोगे बच्चे? ये कोई याद करने का विषय थोड़ी ना है। मैं तुम्हें एक नज़र देता हूं, तुम उस नज़र से देखो इसको। अगर तुम देखोगे तो तुम पाओगे कि देखो सर, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं। ये देखो तुम्हें कुछ महाजनपद तुम्हें यहां मिलेंगे जहां पहाड़ खत्म होता है। इसे कहते हैं फुट हिल्स ऑफ हिमालय। फुट हिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय का तलहटी एरिया जहां पे पहाड़ खत्म होते हैं, जैसे नेपाल का तराई एरिया, गोरखपुर का एरिया, वो वाला एरिया। फिर तुम्हें ज़्यादातर महाजनपद कहाँ मिलेंगे? तुम्हें ज़्यादातर महाजनपद मिलेंगे ये पूरे के पूरे गंगा के मैदान में, ये पूरे के पूरे गंगा के मैदान में। तो कुछ एरिया, कुछ महाजनपद तुम्हें मिलेंगे फुट हिल्स ऑफ हिमालय में। उसके बाद ज़्यादातर महाजनपद तुम्हें गंगा के मैदान में मिलेंगे। ठीक, फिर तुम्हें कुछ महाजनपद जैसे कि ये अवंती, ये वाला अवंती वाला इलाका, कुछ तुम्हें मध्य प्रदेश में मिलेंगे, कुछ तुम्हें महाराष्ट्र में मिलेंगे, कुछ तुम्हें राजस्थान में मिलेंगे और कुछ उत्तर भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर तुम्हें एक ब्लैंक शीट पे तुम्हें हम दे दें तो तुम बच्चे ब्लैंक शीट पे बेहतर समझ पाओगे। ब्लैंक शीट पे तुम बेहतर समझ पाओगे कि देखो ये है फुट हिल्स ऑफ हिमालय, गंगा का मैदान, एमपी का इलाका, कुछ महाराष्ट्र में, राजस्थान में और भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में। यही तो है फुट हिल्स ऑफ हिमालय, गंगा के मैदान, एमपी का बेल्ट, महाराष्ट्र का, राजस्थान का और भारत का नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। ये तुम्हें अगर याद हो गया, समझ लो तुमने महाजनपद को पकड़ में रख लिया। क्योंकि तुम मैप खींच दे रहे हो तो तुम पा रहे हो कि सर ये फुट हिल्स ऑफ हिमालय है, गंगा का मैदान है, एमपी का क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ये हल्का सा राजस्थान का क्षेत्र है और ये भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका है। इन्हीं में 16 महाजनपद फिट हो जाते हैं। अगर तुम ये लकीर नहीं खींच पा रहे हो, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, गंगा का मैदान, एमपी का क्षेत्र, ये तुम्हारा महाराष्ट्र, ये हल्का सा राजस्थान और भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका, अगर तुम ये खींच पाओगे समझ लो कि तुम महाजनपद को तुम समझ पा रहे हो। अगर तुम ये नहीं खींच पा रहे हो तुम इसका मतलब तुम रट्टा मारोगे। अंग, अवंती, अश्मक, चेदी, गंधार, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, मगध, मत्स्य, बल, पंचाल, सुसानी, वस्य, वज्जी। अरे बच्चे ऐसे नहीं होता है। तुम्हें ये मैपिंग आनी चाहिए। फुट हिल्स ऑफ हिमालय, गंगा का मैदान, एमपी का, महाराष्ट्र का, हल्का सा राजस्थान, उत्तर पश्चिमी इलाका। डन, ये होना चाहिए तुम्हारी कमांड। अब मैं तुम्हें बड़ा ऑर्डर में बोल रहा हूँ कि अंग, अवंती, अश्मक, चेदी, गंधार, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, मगध, मत्स्य, मल, पंचाल, सुसानी, वस्य, वज्जी। ये कैसे बोल रहा हूँ ये भी समझो। मैं तुम्हें बताता हूँ एक छोटी सी ट्रिक जो तुम्हें याद होनी चाहिए। ये कन्फर्म होना चाहिए, फिर ये पता होना चाहिए। 31, 14, 31, 12, 31, 14, 31, 12 ये कोड है, याद रखना बच्चे। अल्फाबेटिक ऑर्डर में आओ। ए से कितने महाजनपद हैं? 3। सी से कितने हैं? 1। जी से कितने हैं? 1। के से कितने हैं? 4। एम से कितने हैं? 3। पी से कितने हैं? 1। एस से कितने हैं? 1। वी से कितने हैं? 2। अब डिकोड करो। पहला है अंग, दूसरा है अवंती, तीसरा है अश्मक, अगला है चेदी, अगला है गांधार, फिर अगला है काशी, अगला है कौशल, अगला है कुरु, अगला है कंबोज, फिर अगला है मत्स्य, अगला है मल, अगला है मगध,
P से पांचाल, S से सुरसैनी, V से वत्स्य और ये वज्जी। 16 के 16 2 मिनट में हो गए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे रखते चले जाओ। अंग बिहार में है, ठीक है, याद है ना, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे हुई थी। अवंती MP में है, अश्मक महाराष्ट्र में है। एकमात्र महाजनपद है, एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में है, एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में है, महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र दक्षिण भारत के अंदर आता है। और ये किस नदी किनारे पर है? तो याद रखना, ये गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। फिर चेदी उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के पास में, यहाँ पर इसी बेल्ट में आता है, समझ में आया। फिर गांधार उत्तर पश्चिम इलाकों में। फिर काशी बनारस यूपी का इलाका है। उसके बाद में कौशल यूपी श्रावस्ती वाला इलाका, कुरु दिल्ली मेरठ वाला इलाका, कंबोज भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका, मत्स्य राजस्थान हो गया, मल यूपी और बिहार दोनों में आता है, मगध, मगध तुम्हारा मगध बिहार, समझ में आ गया। उसके बाद में पंचाल, पंचाल की बात करोगे, पंचाल तुम्हारा ये मथुरा, ये बरेली वाला इलाका, ये पंचाल तुम्हारा ये बरेली वाला इलाका, सुरसैनी मथुरा वाला इलाका, वत्स्य इलाहाबाद वाला इलाका और वज्जी बिहार वाला इलाका। लो, मल तुम्हें यहाँ रखना है, माफ कीजिएगा, मल तुम्हें यहाँ रखना है, मल तुम यहाँ रख देना और वज्जी यहाँ रख देना। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो कितना आसान है। देखो तुम अपने मैप के ऊपर देखो, ये देखो, देखो ना कितना आसान है। अंग हो गया, उसके बाद देखो अवंती हो गया, अश्मक हो गया, चेदी हो गया, गांधार हो गया, काशी हो गया, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, मगध, मत्स्य, मल, पंचाल, सुरसैनी, उसके बाद वत्स्य, वज्जी। अगर तुम्हारी मैपिंग क्लियर है, फुटहिल्स ऑफ हिमालय, गंगा के मैदान, MP, महाराष्ट्र, हल्का सा राजस्थान, उत्तर पश्चिम इलाका, 31 14 31 12, अंग, अवंती, अश्मक, चेदी, गांधार, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, मगध, मत्स्य, मल, पंचाल, सुरसैनी, वत्स्य, वज्जी, बात बन जाएगी। अब इन 16 महाजनपदों के बारे में इनकी जो कैपिटल्स हैं वो नोट्स में मैंने मेंशन की हैं, प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ लीजिएगा। अब अगर 16 महाजनपद को देखोगे तो 16 महाजनपद में सभी महत्वपूर्ण नहीं थे, 5 महत्वपूर्ण थे। अवंती, अवंती, कौशल, मगध, वत्स्य और वज्जी। अब मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि 5 महत्वपूर्ण है, नहीं, अगर तुमको याद होगा, अगर तुमने बुद्धा की कहानी पढ़ी है तो बुद्ध की कहानी पढ़ते समय कौशल का भी नाम आया था, मगध का भी नाम आया था, वत्स्य का भी नाम आया था, वज्जी का भी नाम आया था। वो चारों जगह गए थे। अवंती ने बुलाया था, वो जा नहीं पाए थे। बट इस कहानी में जब बुद्ध की कहानी पढ़ रहे थे तो ये नाम, यही 5 नाम आए थे बार बार। मल्ला में तो केवल उनकी मृत्यु हुई थी। बात समझ में आ रहा है? तो ये 5 प्लेयर जो हैं वो बहुत स्ट्रांग थे, और 5 में से जो चैंपियन बनेगा, जो विजेताओं का विजेता, क्योंकि सब तो देखो 16 कैंडिडेट हैं, तो सेमीफाइनल में 4 से 5 लोग जाएंगे तो 5 लोग चले गए, लेकिन विजेता कौन बनेगा? केवल एक, और वो बनेगा मगध। यही मगध जो है वो धीमे 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 सबको हरा देगा और अपने में सबको मिला लेगा, तो वो बन जाएगा, मगध से बन जाएगा मगध साम्राज्य। इसीलिए हमें क्या पढ़ना है? मगध साम्राज्य पढ़ना है, मगध एम्पायर पढ़ना है। क्योंकि अगर तुम देखोगे यहां पे लिखा हुआ है 2 अक्षर, सम और राज्य। एक ऐसा राज्य जिसने क्या किया हो, जिसने आसपास के तमाम छोटे मोटे राज्यों को अपने में मिला लिया हो, तो सबको अपने में मिला लेने वाला राज्य अर्थात साम्राज्य। और जो कि साम्राज्य बनाया किसने? मगध ने, इसीलिए कहते हैं मगध साम्राज्य।
मगध एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर है दोस्तों, बहुत बड़ा एम्पायर था। बात समझ में आ रही है? अब मगध साम्राज्य बनाया है किसने? कई सारे वंश ने मिलकर, एक दिन में नहीं बन गया, या किसी एक राजा ने नहीं किया, कई सारे वंशों ने मिलकर ऐसा किया है। तो याद रखिएगा, इस पे 6 राजवंश हैं। हर्यक, उसके बाद में शिशु नाग, उसके बाद में नंद, उसके बाद में मौर्य, उसके बाद में शुंग, उसके बाद में कण्व। शिशु, नाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। हरेक शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। हरेक शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। याद रखना, इनमें से एक भी बात भूलना नहीं। हरेक शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। बट एग्जामिनेशन में आके देखिए तो एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बार बार पूछता है। हरेक शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व को बार बार अरेंज करने को देता है। या फिर तुम आगे जाके देखोगे, तुम्हें दिल्ली सल्तनत में गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, वहां भी तुम्हें अरेंज करने को देगा। ऐसा क्यों? बात समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों? क्यों तुम्हें देता है अरेंज करने के लिए? क्या वो तुम्हें पागल बना रहा है? नहीं। और आजकल देखोगे कि 10 में से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो केवल सीक्वेंस लगाने को आ रहे हैं। वो चाह रहा कि आप इसका डेवलपमेंट समझो, क्योंकि जो हर्यक ने उपलब्धियां हासिल की थी उसी को शिशुनाग ने आगे बढ़ाया था, और हर्यक शिशुनाग ने जो हासिल किया उसको नंद ने आगे बढ़ाया। हर्यक शिशुनाग, नंद ने जो हासिल किया उसको मौर्य ने आगे बढ़ाया। बात समझ में आ रही है? पहले मैं इसको हल्का सा याद करने का तरीका बताता हूं आपको। हसीन, माशुक। कोई हसीन होगी या हसीन होगा तभी वो आपकी माशुका बनेगी या माशुक बनेगा। समझ में आ रहा है? तो हा से क्या होगा? हर्यक। सा से क्या होगा? शिशुनाग। ना से क्या होगा? नंद। मा से क्या होगा? मौर्य। सा से क्या होगा? शुंग। का से क्या होगा? कण्व। याद हुआ? अब क्यों समझना है इसको भी समझो। देखो, अगर तुम नक्शा देखोगे तो मौर्य भारत के एक बहुत बड़े हिस्से, मतलब समझ लो पूरा भारत पे कब्जा किया था मौर्यों ने। वो कैसे किया मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि मगध में मौर्य भी तो थे। कैसे? ये देखो, मैप पे देखो। जब हर्यक वंश पावर में आया तो हर्यक वंश ने बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाके पे कब्जा किया। हर्यक ने बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाके पे कब्जा किया। जब हर्यक की जगह पे पावर में शिशुनाग आ गए तो शिशुनाग के पास में ऑलरेडी बिहार और यूपी का इलाका था, तो वो आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया? एमपी के इलाके को जोड़ा, तो उन्होंने एमपी के इलाके को जीत लिया। फिर इसके बाद में कहानी में कौन आ गए? इसके बाद कहानी में नंद आ गए। जब नंद है तो नंद के पास में ऑलरेडी बिहार, यूपी और एमपी का इलाका है कि नहीं है? तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सम पार्ट ऑफ पंजाब और इधर उड़ीसा का इलाका कब्जा किया, क्योंकि देखो कि नंद के समय उड़ीसा पे हमला होगा। तो उन्होंने क्या किया? हल्का सा पंजाब के बगल में हल्का सा लिखा है मैंने, और उड़ीसा का इलाका कब्जा किया। इसके बाद पावर किसके हाथ में आ गई? मौर्य के हाथ में। तो मौर्य के जब पावर में आए तो उनके हाथों में ऑलरेडी बिहार, यूपी, एमपी, उड़ीसा और सम पार्ट ऑफ पंजाब भी था। मतलब हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र उनके हाथ में ऑलरेडी था। तो उन्होंने क्या किया? अफगानिस्तान, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश समेत पूरे भारत पे कब्जा किया। तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश समेत पूरे भारत पे कब्जा किया। अगर तुम सीधे मौर्य पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये पूरी मौर्यों की विजय है, बट तुम अगर हर्यक वंश के रास्ते आओगे तब समझ में आएगा कि जो हर्यक ने उपलब्धि हासिल की उसको शिशुनाग ने आगे बढ़ाया, और हर्यक शिशुनाग ने जो सत्ता हासिल की थी उसको मौर्यंस ने आगे बढ़ाया। नहीं, हर्यक ने जो हासिल किया उसको शिशुनाग ने आगे बढ़ाया, हर्यक शिशुनाग ने जो हासिल किया उसको नंद ने आगे बढ़ाया, और जो हर्यक शिशुनाग नंद ने हासिल किया उसको मौर्यों के समय ले जाके सत्ता के बिल्कुल पीक पे पहुंचा दिया। लेकिन जो मौर्य थे, मौर्यों के समय तो साम्राज्य बिल्कुल अपने पीक पे था, साम्राज्य की सीमाएं यहाँ तक फैल चुकी थी, ये सारा पूरा का पूरा इलाका मौर्यों के अधीन था, अभी मैं तुमने देखा है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब मौर्य सत्ता खत्म हुई और पावर में कौन आए? शिशुनाग। तो शिशुनाग नहीं, कौन आए? शुंग आए। जब पावर में शुंग आए तो शुंग इन चीज़ों को संभाल नहीं पाए, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में देखो कि ये सारा इलाका शुंग के हाथों से निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, ये सब निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? निकल जाएगा, केवल ये बचेगा। और जब शुंग के बाद में कर्ण आएंगे तो कर्ण के समय ये भी निकल जाएगा, केवल एमपी का क्षेत्र बचेगा, हल्का सा बिहार। और जब कर्ण खत्म हो जाएंगे, समझ में आया, मगध का अंत हो जाएगा, मगध अंधकार में चला जाएगा। इसलिए देखोगे कि आपको सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, और इसीलिए एग्जामिनर तुमसे बार बार इसका सीक्वेंस लगाने को देता है, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व के रूप में। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? और एक और बात देखो कि प्रथम 4 के समय, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य के समय साम्राज्य विस्तार हुआ है, साम्राज्य का विस्तार हुआ है। जबकि 2 के समय शुंग और कण्व के समय साम्राज्य या जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं वो एक्सपैंड नहीं हुई हैं, वो श्रिंक हुई हैं। श्रिंक मतलब घटी हैं। पहले के समय पॉलिटिकल बाउंड्रीज एक्सपैंड हुई हैं पहले 4 के समय, जो हर्यक से स्टार्ट हुआ और मौर्य में पीक पे चले गए, जबकि शिशुनाग और जबकि शुंग और कण्व के समय वो श्रिंक होते होते खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है? एक हल्का सा मामला तुम्हें और समझना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द है और मैं इस बात को समझता हूँ। होता क्या है कि तुम इस नक्शे को देखो, जिस समय गंगा के मैदान में ज़्यादातर महाजनपद बैठे हुए हैं, जिस समय गंगा के मैदान में ज़्यादातर महाजनपद बैठे हुए हैं, तो ऐसे में भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका खुला हुआ है। भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका खुला हुआ है। बात समझ में आ रहा है? और तुम जानते हो कि भारत में हमला इधर ही से हो सकता है, क्योंकि इधर अरब सागर, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर अरब सागर, इधर इंडियन ओशन, 3 तरफ से पानी है। तुम बड़ी सेना लेके आ सकते नहीं हो। इधर ग्रेटर हिमालय है, ये पूरा ग्रेटर हिमालय से सोचना भी नहीं, रास्ता पूरा बंद है। इधर नॉर्थ ईस्ट के घने जंगल, ऊंची पहाड़ियाँ, रास्ता बंद है। ये गुजरात तक का पूरा पानी वाला इलाका है, रास्ता बंद है। इधर से तुम बड़ी मात्रा में सेना लेके घुस सकते ही नहीं हो। ये पूरा रास्ता ब्लॉक है, ये पूरा रास्ता ब्लॉक है, ये पूरा रास्ता ब्लॉक है। ये राजस्थान के रेगिस्तान है, रास्ता ब्लॉक है। केवल यही है दर्रा, भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका, यहीं से हमला हो सकता है। यहीं से कोई बाहरी शक्ति बड़ी सेना लेकर भारत में घुस सकती है। और जब वो भारत में घुस रहे होंगे और इधर कोई रोकने वाला नहीं होगा, तो क्या वो धड़धड़ा के अंदर नहीं आ जाएंगे? जब सारे के सारे लोग इधर बैठे हैं, इधर कोनो है ही नहीं, गांधार और कंबोज हैं, वो बहुत छोटी पावर है, वो हमले को थोड़ा रोक पाएंगी। इसीलिए देखो कि जिस समय गंगा के मैदान में, देखो डैरो भी बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है कि जो पासेस हैं, दरारें हैं, उधर से हमला हो रहा है। तो इस समय जिस समय गंगा के मैदान में महाजनपद बस रहे हैं, उसी समय भारत के उत्तर पश्चिम इलाकों पे हमला हो रहा है। अब हमला किसका होगा? हमारे
पड़ोसी का होगा। ये कौन सा इलाका है? गल्फ ऑफ पर्शिया हो ना, ये फारस की खाड़ी है, तुम पढ़ा चुके हैं, समझ में आ रहा है? ये कौन सा इलाका है? ईरान का इलाका है, ये पर्शिया का इलाका है, हिंदी में इसे फारस कहते हैं, फारस का इलाका है। और उस समय फारस में कौन थे? ये साम्राज्य बैठा हुआ था, आर्क मीडियन साम्राज्य बैठा हुआ था बच्चे, आर्क मीडियन साम्राज्य बैठा हुआ था। और इसी आर्क मीडियन साम्राज्य ने भारत पर हमला किया। समझ में आ रहा है? इसीलिए देखो कि आर्क मीडियन साम्राज्य भारत पे हमला कब करेगा? जब भारत में हर्यक और शिशुनाग रहेंगे, इनके समय आर्क मीडियन एम्पायर या पर्शियंस अटैक करते हैं। बेटा बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बनते, हिलते नहीं है, ध्यान रखना। पर्शियंस का अटैक इनके समय में होता है, हर्यक शिशुनाग के समय में। बात समझ में आ रहा है? मैप पे देखो, मैपिंग करो। ये देखो इधर ही से हमला कर रहे हैं आर्कमेडियंस ने। अब हुआ क्या था कि आर्कमेडियंस या पर्शियंस या फारस के जो लोग हैं, एक तरफ वो भारत पे हमला कर रहे थे, दूसरी तरफ अपने पड़ोस में जो यूरोप का इलाका है ना, यहाँ यूरोप का इलाका है, तुम ये पूरा पार करो, ये वाला इलाका यूरोप का इलाका है, ये वाला इलाका, ये वाला जो इलाका है यूरोप का, यहाँ पे कौन बैठे हुए थे? यहाँ बैठे हुए थे, तुमने नाम सुना है ग्रीक लोगों का, यवन का। समझ में आ रहा है? तो ये अपने पूर्व में भारत से लड़ रहे थे, जबकि वो अपने पश्चिम में इनसे मुख्य रूप से लड़ रहे थे, और ये लड़ाई बहुत लंबी चली थी। तुमने नाम सुना है स्पार्टन्स का, 300 स्पार्टन्स की कहानी सुनी होगी, वो ग्रीक थे, और उनकी लड़ाई किससे हो रही थी? इन्हीं आर्कमेडियन एम्पायर या फारस के लोगों से हो रही थी। वो देखो इमेजेस लगी हुई हैं। आगे जाके जब इस लड़ाई में फाइनली ग्रीक्स ने, यवनों ने आर्कमेडियन एम्पायर को डिफीट कर दिया, हरा दिया। जब हरा दिया तो ये पूरा इलाका किसके हाथों में आ गया? ग्रीक्स के हाथों में आ गया। तुमने नाम सुना है अलेक्जेंडर द ग्रेट का, तुमने नाम सुना है अलेक्जेंडर द ग्रेट का। तो देखो ये पूरा इलाका अलेक्जेंडर द ग्रेट के हाथ में आ चुका था, और अब अलेक्जेंडर द ग्रेट आगे बढ़ेगा, और जब वो आगे बढ़ेगा तो इस रास्ते वो भारत पे हमला नहीं करेगा। यस, वो इसी रास्ते वो भारत पर हमला करेगा, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमाओं से भारत पे हमला करेगा। इसलिए भारत पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहले फारस के लोग हमला करते हैं, और जब ये 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बर्बाद हो जाते हैं ग्रीक के हाथों, तो यही ग्रीक या यवन इसी रास्ते से भारत पे हमला करते हैं। इसीलिए भारत पर पहला विदेशी हमला पर्शियंस का है, दूसरा है ग्रीक का। किसी दिन अरेंज करने को दे देगा तो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि तुमने मैपिंग की हुई है, किस रास्ते से आ रहे हैं, किधर हमला हो रहा है, किस सेंचुरी में हमला हो रहा है। अरे भाई तुमसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे तुम आराम से कर सकते हो। भाई समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो भारत में ये इतनी लंबी कहानी चल रही है। समझना कितना ज़रूरी होता है। समझ के पढ़ोगे लंबे समय तक याद रख पाओगे, समझ के नहीं पढ़ोगे तुम भूल जाओगे। बात समझ में आया? अब तुम देखोगे कि जो ये 6 राजवंश है, इनमें से पहला राजवंश कौन सा पढ़ना है? इनमें से जो पहला राजवंश है, इनमें से जो फर्स्ट डायनेस्टी है, और वो है हर्यक डायनेस्टी। तो इट्स टाइम फॉर हर्यक डायनेस्टी। तुम हर्यक डायनेस्टी को ठीक से पढ़ो। अगर तुम हर्यक डायनेस्टी को ठीक से पढ़ोगे तो हर्यक डायनेस्टी का जो पहला राजा, उसका नाम है बिम्बिसार। बिम्बिसार जो कि हर्यक वंश का पहला राजा है बिम्बिसार, तो जब ये पावर में आता है तो सबसे पहले ये मगध में अपनी कैपिटल बनाता है राजगृह को। ये वही राजगृह है जहाँ बुद्ध भी गए थे, और राजगृह भी कहते हैं, राजगीर भी कहते हैं। और इसे
गिरी व्रज भी कहते हैं। अगर आप इसे राजगृह कहोगे तो भी ठीक है, इसे राजगीर बोलोगे तो भी ठीक है, इसे गिरिव्रज बोलोगे तो भी ठीक है। राजगृह बोलो तो भी ठीक, राजगीर बोलो तो भी ठीक, गिरिव्रज बोलो तो भी ठीक। सवाल उठता है कि राजगृह का चुनाव क्यों किया। राजगृह का चुनाव करने का कुछ ना कुछ रीज़न होगा। यस, रीज़न था। राजगृह जो है वो 1, 2, 3, 4 और 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अंदर जाने का केवल एक ही रास्ता था। आप एक ही रास्ते से राजगृह के अंदर जा सकते थे और उसी रास्ते से राजगृह के बाहर आ सकते थे, और कोई रास्ता था ही नहीं। पांचों तरफ पहाड़ियाँ, एक ही रास्ता है। इसका मतलब तुम आसानी से अंदर नहीं जा सकते। मान लो तुमने सोचा कि पहाड़ी पे चले जाएंगे बड़ी सिरा लेकर और चुपके से घुस जाएंगे, और तुम चुपकी 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 आ रही हो, और मैं बैठा ऊपर देख रहा हूँ, आ रहे हो तुम सेना लेकर। तो बड़ा पत्थर है ना, बड़ा पत्थर लेके बैठा रहूँगा, और तुम जैसे ही ऊपर आने वाले हो कि मैं पत्थर छोड़ दूंगा, पत्थर जैसे ही छोड़ूंगा तुम्हारे मुंह पे पड़ेगा तो क्या होगा, तुम्हारा छिबटी निकल आएगा। समझ में आ रहा, बिल्कुल जो है चटनी रोल बन जाएगा तुम्हारा। इसीलिए याद रखना मेरे भाई, इसलिए याद रखना कि इस राजगृह में कोई घुस नहीं पाता था। पहले हेलीकॉप्टर नहीं हुआ करते थे। इसीलिए याद रखना कि जो राजगृह है उसे अभेद, बेटा क्या कहते थे, अभेद दुर्ग कहते थे। एक ऐसा फोर्ट है जिसके अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते। इसका मतलब हर व्यक्ति सबसे पहले अपने घर को सुरक्षित करता है। इस बुद्धिमान आदमी ने सबसे पहले अपने घर की लोकेशन ऐसी चुनी ताकि कोई अंदर ना आ पाए। फिर इस बंदे ने देखा कि ये बिहार का इलाका है, और जहाँ पे हम रह रहे हैं ये बिहार का इलाका है, तो इस इलाके में तुम्हें आयरन की बहुत ज़्यादा माइंस मिलेंगी, लोहे की बहुत ज़्यादा खदानें मिलेंगी। और जब आयरन की बहुत ज़्यादा माइंस मिलेंगी तो क्या होगा, ये आयरन का बहुत अच्छे अच्छे क्या बनाएगा, वेपन बनवाएगा, और इससे बहुत सारे वेपन के साथ साथ टूल्स बनवाएगा, लोहे के औजार, हथियार। औजार का इस्तेमाल करेगा एग्रीकल्चर में, ज़मीन को साफ करवाएगा, खेतों की जुताई करवाएगा। जितना ज़्यादा खेती बाड़ी होगा उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा, जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा उतना ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, जितना ये आर्थिक क्रियाओं में आता है। और जितना ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या आर्थिक क्रियाएँ होंगी, लोग उतने ही धनवान होंगे, और लोग जितने धनवान होंगे राजा के पास उतने पैसे आएंगे, और राजा के पास जितने ज़्यादा राजा के पास में, क्योंकि राजा धनवान होंगे लोग, तो लोग राजा को ढेर सारा टैक्स देंगे, और टैक्स देंगे तो राजा के पास ढेर सारे पैसे होंगे, और जब पैसे होंगे तो राजा फाइनेंशियली मजबूत होगा, और पैसे होंगे तो राजा एक बहुत बड़ा आर्मी बना सकता है। तो राजा के पास में ढेर सारे पैसे होंगे, ढेर सारे आर्मी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? पैसे पैसे बाबू भैया, पैसा पैसा, बात समझ में आ रहा है। और दूसरा, लोहे के हथियार। मान लो तुम्हारे पास तांबे की तलवार है, कमज़ोर होती है, और तुम मुझे मारने आए हु हा करते हुए, मारेंगे एक तलवार जो है तो खोपड़ा भी तुम्हारा और तलवार भी तुम्हारी कहीं और पड़ी होगी। तो एडवांस वेपन का इस्तेमाल किया था बिम्बिसार ने, ठीक है। अपने घर को सुरक्षित किया भाई ने, उसके बाद जो है एडवांस वेपन इस्तेमाल किया। फिर बिम्बिसार भाई को देखोगे तो मुझे मैप भी समझाना होगा, मैं इसको इरेज करूँगा। ये गड़बड़ हो गया, मैप 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 मैप, यस, ये मैप ले लेता हूँ। अगर तुम मैप देखोगे तो हमारा जो बिम्बिसार भाई है कहाँ बैठा हुआ है, मगध में बैठा हुआ है। उसने सबसे पहले अपने पूर्व में अंग को जीता, अंग उसने कैप्चर कर लिया था, ताकि पूर्व में अगर अंग को जीत लेंगे, पूर्व में अगर अंग को जीत लेंगे तो हम पर हमला होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसीलिए उसने क्या किया, सबसे पहले अपने पूर्व में अंग को जीत लिया कि भाई पीठ के पीछे से हमला नहीं होगा, अब तीनों तरफ देखेंगे भाई। बात समझ में आए, इसलिए याद रखिएगा, इसने सबसे पहले अपने पूर्व में अंग को जीता। तो देख रहे हो, सबसे पहले इसने एक कैपिटल सही बनाया, रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, अंग को जीता। फिर इसे समझा कि चलो अब वैवाहिक संबंध का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम वैवाहिक संबंध अच्छे बना लेंगे
तो फायदा रहेगा। समझ में आ रहा है? वैवाहिक संबंध जितने ज़्यादा मजबूत होंगे उतना फायदा होगा। देखो बहुत फायदा है। वैवाहिक संबंध का मतलब केवल दो व्यक्ति नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो, तुम्हें दो तीन शर्तें बताता हूँ इतिहास की। पहली बात तो अगर राजा शुरुआत कर रहा है सत्ता की, तो शादी भी हमेशा आसपास होगी, हमेशा आसपास होगी, ये याद रखना। बात समझ में आ रहा है? जैसे मगध की शादी कहाँ कहाँ हुई है, ये देखो वज्जी स्टेट में हुई है। वज्जी के राजा का नाम क्या था? चेटक। और चेटक की डॉटर, याद करो महावीर स्वामी मैंने बताया था कि चेटक की जो डॉटर है महाकोशला, महाकोशला, इससे शादी हुई थी। ठीक है। अपने पड़ोस में कौशल स्टेट, देखो याद है सब बड़े बड़े राज्य हैं, ताकतवर राज्य थे, वज्जी, मगध, कौशल। कौशल की बात करोगे तो कौशल के राजा का नाम क्या है? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की कौन है सिस्टर? गलती मुझसे नहीं होती है, प्लीज सही करिएगा। चेटक की डॉटर का नाम क्या था? चेलेना। क्या नाम था? चेलेना। ये डॉटर है, प्लीज रिमेंबर, डॉटर है चेलेना। फिर कौशल के जो राजा है प्रसेनजीत, इनकी सिस्टर का नाम क्या है? महाकोशला। महाकोशला। अब प्रसेनजीत ने अपनी बेटी अपनी बहन ब्याही है बिंबिसार के साथ, तो दहेज भी देगा। तो जो काशी का इलाका है, ये काशी का इलाका है, काशी का इलाका है, वो दहेज के रूप में दे दिया था। तीसरी शादी कहाँ पे की थी? यहाँ पे है बेसिकली जो कुरु पंचाल है, यहाँ पर है मत डायनेस्टी, छेलना, इससे शादी की थी। अब देखोगे कि क्या होगा कि अगर वैवाहिक संबंधों की बात करो, अगर इस तरह के वैवाहिक संबंध बनेंगे तो इस पूरे के पूरे इलाके में राजनीतिक स्थायित्व रहेगा कि नहीं होगा? ये एक दूसरे पर हमला करने से पहले 4 बार सोचेंगे। और जितना राजनीतिक स्थायित्व होगा उतना ही व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स आगे बढ़ेगा। दूसरा, इसके वज्जी और कौशल कभी मगध पे हमला नहीं करेंगे जब तक तुम उसकी बेटी का और बहन का सम्मान करते रहोगे, तब तक हमला नहीं होगा इस इलाके पे, तो तुम्हें सिक्योरिटी मिली। दूसरा, दहेज लेकर आ रही है औरत, तो तुम्हारे रिसोर्सेज भी बढ़े। इसीलिए बहुत सारे मैट्रिमोनियल लाइंस का इसने इस्तेमाल किया था अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए। बात समझ में आ रहा है? अब हुआ क्या कि जब इस तरह के वैवाहिक संबंध बन रहे थे, याद रखना कि पहली शादी जो हुई है वो चेटक की डॉटर चिलना से हुई है, दूसरी शादी हुई है प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, दहेज के रूप में काशी मिला था, और तीसरा मद डायनेस्टी की चिलना से हुआ था। अब ये जो गुट है ना बहुत ताकतवर हो रहा था। अब ऐसे में क्या हुआ कि इधर वाला जो गुट है वत्स्य वाला, वत्स्य, और जो अवंती वाला ग्रुप है ना, ये बड़ा परेशान है। कह रहा है कि भाई लोग, ये जो लोग हैं ताकतवर हो रहे हैं, अगर ये ताकतवर हो गए तो कल को हम भी हमला कर सकते हैं। तो इधर वाले गुट ने भी सोचा कि हमें भी वैवाहिक संबंध बनाना चाहिए, इसलिए वत्स्य राज उद्यन, बेटा भूलना नहीं, वत्स्य राज उद्यन ने अवंती के जो राजा है चंड प्रद्युत, चंड प्रद्युत, एसीपी प्रद्युमन है ना, बस बस बस, चंड प्रद्युत की जो डॉटर है, चंड प्रद्युत की डॉटर है वास व दत्ता से शादी की थी। तो वास व दत्ता की शादी किसके साथ होती है? उद्यन के साथ होती है, क्योंकि अगर हमने वैवाहिक संबंध नहीं बनाए करीब नहीं आए तो इस अलायंस को रोक नहीं पाएंगे, इसीलिए इस तरह के वैवाहिक संबंध बनाए थे। और इन दोनों के, उद्यन और वासुदत्ता के रिलेशन के ऊपर, इन दोनों के रिलेशन के ऊपर एक बुक लिखी गई है। एक है महाकवि भास, महाकवि भास ने किताब लिखी है ड्रीम ऑफ वास व दत्ता, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं स्वप्न वास व दत्ता। एक नॉवेल है, रोमांटिक नॉवेल है जो इन पात्रों को चुनकर लिखी गई है। बात समझ में आ रहा है?
तो देखो याद मत करो, देखो नियम देखो कि शादी हमेशा आसपास के इलाके में हो रही, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी शादी का इस्तेमाल करके वो अपनी स्थिति को मजबूत बना रहे हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ अलाइंस बन गया तो उसका काउंटर अलाइंस यहाँ बनेगा, और यही एग्जाम में आता है, और बच्चे इसको रट्टा मार मार के भूल जाते हैं। अब इस तरह के वैवाहिक संबंध जब बन रहे थे, मगध मजबूत हो रहा था, तो इसी बीच में क्या हुआ था कि एक बार जो चंड प्रद्युत है उसको पीलिया हो गया था, जॉइंटिस। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, और जब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, ये मरने वाला था, तो ऐसे में बिंबिसार, कहाँ अपना बिंबिसार, बिंबिसार के बारे में कहते हैं कि बिंबिसार की एक वैश्या हुआ करती थी, बिंबिसार की एक वैश्या हुआ करती थी, उसका नाम था शालवती, और शालवती से एक बेटा हुआ था जिसका नाम था जीवक। अब बेटा जीवक जो है वो शालवती से है, तो ये लीगल तो नहीं है बेटा, बट है तो ये बेटा ही है। इसलिए जीवक को उस समय के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था। तक्षशिला कहाँ पड़ती है, याद रखना, इंडस और झेलम के बीच में पड़ती है, पूछा गया लोकेशन। हिंदुस्तान का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है तक्षशिला, वहाँ पढ़ाया था। और वहाँ क्या पढ़ाया था, डॉक्टरी की पढ़ाई करवाई थी। और डॉक्टरी की पढ़ाई करवाने के बाद जब ये डॉक्टर बना तो बिंबिसार ने कहा, कहाँ नौकरी खोजने जाओगे, हमारे परिवार में नौकरी करो। तो वो बिंबिसार का राजवैद्य बन गया था। और जब चंड प्रद्युत बीमार पड़ा तो यही जीवक जो है वो चंड प्रद्युत के पास भी गया था, और चंड प्रद्युत को क्या करवा दिया, उसका इलाज करवा दिया। अब ऐसे में जब चंड प्रद्युत को, जिसकी जान जाने वाली थी, उस पर एहसान लाद दिया, उसके बाद तो फिर अवंती बैकफुट पे चला गया था। समझ में एक एहसान हो गया। और देख रहे हो कि बिंबिसार कितना चीज़ें एक तरीके से धीमे 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 साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। और इसके इसी प्रयास की वजह से उसको श्रेणिक भी कहते हैं। श्रेणिक, श्रेणिक, श्रेणिक का मतलब होता है सब अरेंज करता जा रहा था। इसी बीच में इसका जो बेटा है बिंबिसार का, अजातशत्रु, वो बड़ा हो चुका है। और अजातशत्रु कह रहा है कि पिताजी सिंहासन हमको दे दीजिए, और बिंबिसार कह रहे हैं कि जब हम मर जाएंगे तब ले लेना। तो अजातशत्रु ने कहा कि शुभ काम में देर कैसी, इसीलिए अजातशत्रु ने सिंहासन पाने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। और बाद में अजातशत्रु के जो बेटा है उदयन, ये उदयन है बेटा, ये उदयन है, वो उदयन है। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। फिर उदयन के बेटे अनिरुद्ध ने अपने बाप की हत्या कर दी। फिर अनिरुद्ध के बेटे मुंड ने अपने बाप की हत्या कर दी। फिर मुंड के बेटे नागदशक ने अपने बाप की हत्या कर दी। इस खानदान के सभी बच्चों ने अपने बाप का गला काट के सिंहासन पाया है। इसलिए याद रखना ये जो हर्यक डायनेस्टी है, हर्यक वंश है, इसे क्या कहते हैं, पिता की हत्या करने वाला वंश, पिता की हत्या करने वाला वंश कहते हैं, पितृहंता वंश कहते हैं। अब पावर में कौन आ चुका है, अब पावर में आ चुका है अजात शत्रु, पावर में आ चुका है। और एक बात और याद रखना कि जो पहला फारसी हमला हुआ है वो बिंबिसार के समय में ही हुआ है बेटा। बिंबिसार है, बिंदुसार नहीं बेटा, बिंबिसार है, बिंबिसार। बिंदुसार मिलेंगे मौर्य के समय में। अब पावर में कौन आ गया है, अजातशत्रु आ गया है। इसकी एक आंख खराब थी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कुणिक कहते हैं। अब चूंकि इसने अपने पिता की हत्या की, अपने फादर को मार दिया है, he killed his own father, पिता को मार दिया है, तो जो माताएं होंगी क्या वो नाराज नहीं होंगी कि तुम हत्यारे हो। तो इसने अपनी बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, सौतेली मम्मी, सबको बोला कि देखो पिता की हत्या करी थी है, ज़्यादा बोलोगी मैं तुमको मार डालूंगा। सब के सब नाराज। अब चूंकि सब की सब प्रिंसेस थी तो सब अपने अपने घर चली गई। कौशल स्टेट, ये वज्जी स्टेट चली गई, ये कौशल स्टेट चली गई, और जो दूर से आई थी मद्र डायनेस्टी से वो वहाँ चली गई। मद्र वाले ताकतवर नहीं थे
तो बोला कोई बात नहीं बहन, दमाद तो गया गया, ज़्यादा बोलूँगा तुम मुझे मार डालेगा, तुमको मार डालेगा, तो रोने के लिए बहुत कुछ होगा, फिर जो गया सो जाने दो। तो मद्र वालों ने कहा कि भैया हमसे नहीं, हम इसका बदला ले नहीं पाएंगे। फिर कौशल की बारी आई। कौशल में राजा बहुत मजबूत हैं, प्रसेनजीत को पता चला तो प्रसेनजीत ने फटकार लगाई शत्रु को, गलत काम किया है भांजे तुमने। बोला मामा देखो ज़्यादा बोलोगे तुमको काट डालेंगे, और तुमको काट डालेंगे बात बोला तो प्रसेनजीत ने दहेज में जो काशी का क्षेत्र दिया था वापस ले लिया। अब अजातशत्रु को लगा ये तो अपमान की बात है। फिर अजातशत्रु ने कौशल पे हमला कर दिया। प्रसेनजीत हारने लगे क्योंकि कमज़ोर राज हो गए थे इस समय तक, आते आते मगध ताकतवर हो गया था। और जब प्रसेनजीत हारने लगे तो कहा कि देखो रे, हम तुमको धमका थोड़ी नहीं रहे, हम तुम्हारी पावर चेक कर रहे थे कि तुम काबिल हो कि नहीं हो, क्योंकि हमें अपनी डॉटर वाजिरा के लिए कोई अच्छा लड़का चाहिए था, इसीलिए वाजिरा की शादी फिर किसके साथ में कर दी? वाजिरा की शादी जो है अजात शत्रु के साथ में कर दी, और काशी का जो इलाका छीन लिया था वो परमानेंटली दे दिया मगध को। देख रहे हो लीपापोती लीपापोती लीपापोती, एक मेक जोक ऑफ था उसमें कहता लीपापोती लीपापोती लीपापोती। समझ में आया? तो दो खेल खत्म। अब जब वज्जी की बारी आई तो क्योंकि वज्जी की जो चेलना है, जो चेटक की डॉटर है, ये अजातशत्रु की सगी माँ है। तो जब चेलना अपने पिता के पास पहुंची तो जो चेटक है वो अजातशत्रु का सगा नाना है। तो बोला ये नाती तुम क्या कर रहे हो यार, तूने बाप को मार दिया। तो बोला देखो नाना, ज़्यादा बोलोगे बाप को काट डाला है, नाना तुमको काट डालेंगे। लेकिन जैसी धमकी दी अजातशत्रु को याद आया कि वज्जी एक ऐसा इलाका है जहाँ पर एक नहीं बल्कि 8 राजवंश शासन करते, तुमको बताया था मैंने जब मैं महावीर स्वामी पढ़ा रहा था। और 8 के 8 ने हमला कर दिया तो अजातशत्रु क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसीलिए अजातशत्रु ने अपने 2 मंत्री बुलाए। एक का नाम क्या है? वत्स्यकार। बेटा वत्स्य तुम्हें क्या चाहिए? कार, तो वत्स्यकार। और दूसरे का नाम क्या है? सुनीति। सुनते हो जी? वत्स्यकार सुनीति को बुलाया कि बाबू कैसे हरा सकते हैं। सुनीति ने कहा कि भैया हम सोच के बताते हैं, प्लान बनाने दीजिए। वत्स्यकार ने कहा मुंह देखियो कभी अपना, वो ठहरे यार, तुम ठहरे अकेले, 8 टूट पड़े बहुत मारेंगे। अजातशत्रु बोला यार हमारे नमक खा के हमको धमका रहे हो, अब तुम हमको बताओगे कि कैसे हरा सकते हैं, ये तो काट डालेंगे तुमको हम। अब ये डर गया, सोच रहा है। तो एक बार भागा भागा बुद्ध के पास गया था। बुद्ध से बातों बातों में पूछा कि कोई संघ है तो उस संघ को कैसे हरा सकते हैं। तो कहा फूट डाल दो। ये नहीं बताया कि किसके बारे में पूछ रहा है। तो अब समझ में आया कि अगर इन 8 के बीच में फूट पड़ जाए तो हराना आसान हो जाएगा। तो फिर वत्स्यकार ने इन 8 के बीच में सालों साल 16 साल फूट डाली, और जब ये राज्य कमज़ोर हो गया तो आगे जाके अजातशत्रु ने फिर वज्जी पर हमला किया था। और इसी हमले में 2 मॉडर्न वेपन का इस्तेमाल किया था। एक का नाम है रथ मूषल और दूसरे का नाम है महाशिला कंठक। रथ मूषल और महाशिला कंठक। ये होता क्या है रथ मूषल? जैसे कभी चैरिट यूज करिए, रथ, जैसे फिल्म देखिए बाहुबली, नहीं देखी तो आज वॉच करना बाहुबली पार्ट 2। उसमें क्या होता है कि भल्लाल देव जब रथ पे निकलता है तो उसके आगे एक ब्लेड लगी होती है रथ के आगे जो घूमती रहती है। तो पता चला कि विदेशी सैनिक हैं, कोई पड़ोसी सैनिक है, घुमा दिया ची 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 ची, तो जिधर पड़ा ना गर्दन भाग। तो रथ मूषल एक तरह से ब्लेड होता था, ये ऐसा ब्लेड जिसका गर्दन खत्म हो जाता था। इंटरनेट पे सर्च करना। और ये है महाशिला कंठक। शिला मतलब होता है पत्थर, महा मतलब बड़ा, बड़ा सा पत्थर, और कंठक मतलब होता है मशीन। उस फिल्म में दिखाया गया है बड़े से पत्थर को फेंकने की मशीन जो बाहुबली फेंकता है। इमेजिन करके देखो कि बड़ा सा पत्थर उड़ के आ रहा है
और तुम्हारे मुंह पे पड़े तो क्या होगा, तुम्हारा मुंह जो है पच्ची हो जाएगा। तो महाशिला कंठक एक ऐसे मॉडर्न वेपन्स थे जिसका जवाब वज्जी या वैशाली के पास में नहीं था। इसीलिए अब वैशाली की डिफीट, वैशाली की हार होती है और वैशाली अब किसका हिस्सा बन चुका था, मगध का हिस्सा बन चुका था। अजातशत्रु बहुत ही दिमाग वाला रूलर था, उसने धीमे 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 अपनी डोमिनेंस को बढ़ाया था। इसी अजातशत्रु के समय गौतम बुद्ध की डेथ भी हुई थी और इसीलिए बुद्ध के मरने के बाद फर्स्ट बौद्ध काउंसिल अजातशत्रु के समय में होती है। अजातशत्रु के जाने के बाद पावर आती है इसके बेटे उदयन के हाथ में, जिसने एक शहर बसाया था और वो है पाटलिपुत्र, जिसको आज के समय में हम पटना के नाम से जानते हैं। पाटलिपुत्र, इसको हम पटना के नाम से जानते हैं। तो ये पाटलिपुत्र हो गया। तो इसीलिए अजातशत्रु की बाद में पावर में कौन आता है, उदयन आता है। उदयन की बात करेंगे तो उदयन को हम पाटलिपुत्र के नाम से, उदयन ने एक पाटलिपुत्र शहर बसाया था और जो मगध की कैपिटल थी अभी तक राजगृह, उसे शिफ्ट कर दिया था पाटलिपुत्र। शिफ्ट करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, ऐसे ही शिफ्ट नहीं की है। शिफ्ट करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था, क्योंकि जो पाटलिपुत्र है, जो पाटलिपुत्र थोड़ा सा इधर की तरफ पड़ता है, बनारस की तरफ, और थोड़ा बनारस की तरफ आ जाएंगे, मतलब उत्तर प्रदेश के करीब आ जाएंगे, तो पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार पर नज़र रखना आसान हो जाएगा। और केवल आप बिहार के आउटर में पड़े रहोगे तो पूरा कनेक्ट नहीं कर पाओगे। सेंटर में आना ज़रूरी था, इसलिए पाटलिपुत्र को उसने बसाया था। अब इसके बाद में क्या हुआ कि उदयन के बाद में अगला रूलर आया था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के बाद में मुंड और फिर आया था नाग दशक। अनिरुद्ध, मुंड, नाग दशक, कोई योगदान नहीं है। बट नाग दशक कभी मत भूलना, क्योंकि किसी भी वंश का अंतिम शासक हमें एग्जाम के लिए जरूरी होता है। नाग दशक, ये हर एक वंश का अंतिम शासक है। नाग मतलब होता है सांप, दशक मतलब 10 सांप, मतलब बड़ा सांप है ये। और बड़े सांप को कौन मार सकता है बेटा, बड़े सांप को केवल छोटा सांप ही मार सकता है। इसीलिए इस नाग दशक की हत्या किसने कर दी, इस नाग दशक की हत्या एक छोटे नाग ने कर दी, और छोटे नाग का नाम क्या है, शिशु नाग है। तो अब हर एक वंश के बाद में कौन आ गया, शिशु नाग आ गया, छोटा नाग आ गया। और शिशुनाग डायनेस्टी जो है वो शिशुनाग ने अपने ही नाम पर स्थापित की थी। तो ये एक वंश का नाम भी है और ये एक राजा का नाम भी है। इसी के समय अवंती और कौशल पर कब्जा किया जा चुका था। जो ये राज्य कमजोर हो गए थे, इस पर कब्जा कर लिया। जब शिशुनाग पावर में आया तो इसने अपनी कैपिटल को थोड़े समय के लिए वैशाली शिफ्ट किया। पाटलिपुत्र से वैशाली शिफ्ट किया। रीजन ये था क्योंकि इसको इस बात का डर था कि कहीं ना कहीं हमने हर एक वंश खत्म किया है, तो जिन लोगों को हर एक वंश से लाभ मिल रहा होगा वो हमारा विरोध करेंगे और बार बार विद्रोह होगा। तुम जहाँ रहते हो तुम संभाल नहीं पाओगे, थोड़ा हटो, वहाँ से हट जाओगे तो उस विद्रोह को दूर से कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसीलिए राजधानी परिवर्तन किया था। यही तुम्हें मौर्य वंश के बाद मिलेगा कि मौर्य वंश के अंतिम राजा जब वृहदत्त का गला काटेगा पुष्यमित्र शुंग, तो वो भी राजधानी चेंज करेगा, पाटलिपुत्र से विदिशा लेके जाएगा ताकि विद्रोह को संभाल सके। बात समझ में आया? इसीलिए विदिशा राजधानी बन जाती है। शिशुनाग के बाद में इसी खानदान में अगला राजा होगा कालाशोक, जिसके समय दूसरी बौद्ध संगति होती है। कहाँ पर होती है? वैशाली में, क्योंकि वैशाली इस समय मगध की कैपिटल हुआ करती थी और बाद में इसी के समय राजधानी वापस पाटलिपुत्र चली गई थी। कालाशोक के बाद में पावर में आता है महानंदिन, और यही महानंदिन जो है वो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है। और बाद में इस महानंदिन की हत्या कर दी जाती है। इस महानंदिन की हत्या कौन करता है? महापद्मानंद हत्या करता है। तो अब पावर में कौन आएगा?
नंद डायनेस्टी आएगी, नंद वंश आएगा, जो कि मगध पर रूल करने वाला थर्ड डायनेस्टी है। अगर आप नंद वंश की बात करोगे तो नंद वंश का फाउंडर कौन है? तो नंद वंश का जो फाउंडर है उसका नाम है महापद्मानंद। ये महापद्मानंद है। ये सेंचुरी कौन सी चल रही है? ये 4th सेंचुरी BC चल रही है। ये वही महापद्मानंद है जिनके कंटेम्प्रेरी, याद रखना, जिनके कंटेम्प्रेरी, जिनके समकालीन और जिनके मित्र हुआ करते थे, महापद्मानंद के फ्रेंड भी हुआ करते थे, महर्षि पाणिनि। यही महर्षि पाणिनि है जिन्होंने संस्कृत के ग्रामर पे, जिन्होंने संस्कृत के ग्रामर के ऊपर एक किताब लिखी है, अष्ट अध्याय। अष्ट मतलब होता है 8, अध्याय मतलब होता है चैप्टर्स। तो 8 चैप्टर्स पर एक किताब लिखी है अष्ट अध्याय, जो इनके कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब महापद्मानंद की बात करोगे तो महापद्मानंद ने कुछ टाइटल्स लिए हैं, जैसे कि एकराट उपाधि, मतलब उपाधियां। एकराट इंग्लिश में कॉमन रहेगा, एकराट, परो पशु राम या सर्व शत्र अंतक। एकराट बोलो तो भी ठीक, अपरो परशुराम बोलो तो भी ठीक, और सर्वशत्रांतक बोलो तो भी ठीक। समझो इस बात को। सर्व मतलब होता है सभी, शत्र मतलब होता है क्षत्रिय, सभी क्षत्रियों का अंत किया था, और सभी क्षत्रियों का पृथ्वी पर अंत करने का नाम किसमें आता है? भगवान परशुराम को आता है। तो कहता है कि मैं एक नहीं बल्कि मैं दूसरा परशुराम हूँ, मैं भगवान दूसरा परशुराम हूँ। तो अपने कहता है कि मैंने सभी क्षत्रियों को मार डाला, तो सर्वशत्रांतक। क्षत्रिय को मारने वाले कौन? परशुराम जी थे, तो सर्वशत्रांतक कहता है। और क्षत्रिय एक दिशा में नहीं होंगे, इधर 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 सब दिशा में होंगे, सबको जीत किसने? एक किया, तो इसलिए एकराट कहता है। बात समझ में आ रहा है? और ऐसा क्यों कह रहा है, क्षत्रियों के अगेंस्ट क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये शूद्र डायनेस्टी से है, ये शूद्र डायनेस्टी से बिलोंग करता है। नंद जो है वो शूद्र डायनेस्टी के हैं। और ध्यान रखिएगा, जो नंद हैं वो जैनिज्म को मानते हैं। समझ में आ रहा है? ये जैनिज्म को मानते हैं, जैन धर्म को मानते हैं लोग। अब देखोगे कि ये जो महापद्मानंद है जब पावर में आया, तो पावर में जब आ चुका है तो इसके हाथ में ऑलरेडी बिहार, यूपी और एमपी का एक बहुत बड़ा इलाका है। ऐसे में जब उत्तर भारत उसके हाथ में था तो वो सोच रहा है कि दक्षिण की तरफ भी चला जाए, और बिहार सटा हुआ क्या है? पूरा उड़ीसा का क्षेत्र, क्योंकि अगर आप इधर कब्जा कर लोगे तो दक्षिण में जाना आसान हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी और बे ऑफ बंगाल में व्यापार करना आसान हो जाएगा। इसीलिए महापद्मानंद ने अपने जीवन में कहाँ पे हमला किया था? कलिंग पर हमला किया था। कलिंग, जिसको हम उड़ीसा कहते हैं, वहाँ पर हमला किया था। और जब कलिंग पर हमला किया था तो यहाँ पर हमला करके यहाँ के राजा को हरा के यहाँ पे, क्योंकि कलिंग के लोग भी जैन धर्म को मानते थे, तो यहाँ पे भगवान जिन की मूर्ति रखी थी, उस मूर्ति को उठा लाया था ये। साथ ही साथ यहाँ पर एक कैनाल या नहर का निर्माण भी करवाया था। और नहर का निर्माण क्यों करवाया था? नहर का निर्माण इसीलिए करवाया था क्योंकि यहाँ पानी की समस्याएं थी, इसलिए नहर का निर्माण करवाया था। और इस नहर का जो निर्माण करवाया था, उस नहर का नाम क्या रखा था? भारत। तो महापद्मानंद ने कलिंग पर हमला किया, ये समझ में आया? क्योंकि अब नॉर्थ जीत चुके थे, तो अब साउथ जाने का रास्ता कलिंग पर है, तो कलिंग को जीता। यहाँ से जिनकी मूर्ति उठा के लाया, भगवान महावीर स्वामी की कैनाल बनवाया, जिसका नाम रखा भारत। और इस पूरे घटना को कवर किया है एक
इंस्क्रिप्शन में। देखो अभी तुम महाजनपद काल में हो, जब महाजनपद काल खत्म करोगे तो मौर्य काल आएगा, और जब मौर्य काल खत्म करोगे तो क्या आएगा, लेटर मौर्यन पीरियड आएगा, मौर्योत्तर काल आएगा। और मौर्योत्तर काल में इसी कलिंग के ऊपर एक राजा रूल करेगा, उसका नाम है खारवेल। क्या नाम होगा, खारवेल। और खारवेल की बात करोगे तो खारवेल की बात करोगे तो खारवेल ने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया है, इसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख या हाथी केव इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा अभिलेख या हाथी केव इंस्क्रिप्शन। वेल ने अपने बारे में कहाँ लिखवाया, हाथी में, हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखवाया था। अब महापद्मानंद की मृत्यु हो गई। महापद्मानंद की जब मृत्यु हो गई तो उस समय मगध में कौन आ चुका था, उस समय मगध में कहाँ भाग गए। जिस समय महापद्मानंद की मृत्यु हुई तो उस समय इस पाटलिपुत्र के अंदर राजा बना धनानंद या घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। धनानंद जब हमला किया, जब धनानंद रूल कर रहा है तो धनानंद की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं वो पूरा बिहार यूपी, उसके बाद पंजाब का एक बहुत बड़ा इलाका, पूरा एमपी, समझ में, पूरा उड़ीसा, ये नंद वंश का रूल था। तो भारत में सबसे बड़ी अगर कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी या फिर पावर थी तो वो नंद थी, जिसका राजा घनानंद हुआ करता था। और इधर क्या था कि जो ग्रीक है, नीले पेन से लिख रहा हूँ ना, ग्रीक लोग हैं, ये यमन है। सिकंदर जीत चुका था इस इलाके को, सिकंदर 329 में जीत चुका था पर्शियंस को, और वो भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। और जब भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा होगा तो यहाँ पर रहने वाले जो लोग होंगे, क्या वो चिंतित नहीं होंगे कि हमारे ऊपर विदेशी हमलावर आ रहे हैं, इनको हमें रोकना होगा। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था जिसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय, और वहीं का एक प्रोफेसर थे आचार्य चाणक्य समझ गए थे कि हम पर एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है, और अगर हमें इस हमले को रोकना है तो हमें, ये थे वो चाणक्य। इनका तस्वीर मतलब एक फोटो आप देख सकते हो, मतलब ये तो एक कलाकार है जिन्होंने चाणक्य का किरदार निभाया, बट फिर भी आपके मन में एक इमेज बने, और ये चंद्रगुप्त मौर्य का इमेज है। तो चाणक्य बड़े परेशान हो गए थे, उनको समझ में आ गया था इस हमलावर को रोकने के लिए हमें मदद मांगनी होगी। तुम मदद उससे मांगते हो जो कर सके मदद, कभी तुम मदद उससे नहीं मांगोगे जो तुम कभी वो मदद कर ना सके। और इसी का परिणाम था कि भारत में अगर कोई शक्ति अलेक्जेंडर को रोक सकती थी, वो घनानंद रोक सकता था, जो पाटलिपुत्र में रहता था। इसीलिए सोचो कि कहाँ तक्षशिला, कहाँ पाटलिपुत्र, आने जाने के रास्ते भी नहीं थे, फिर भी ये आदमी इतना दूर चलकर आया पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र आके घनानंद से मदद मांगी कि हे घनानंद, देखो भारत में विदेशी हमलावर आ रहे हैं। और फिर घनानंद नाराज हो जाता है कि ये धूर्त अध्यापक, तू बताएगा कि क्या करना है। वो धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और जब बाहर निकाल दिया अपमानित करके, तब समझ में चाणक्य को आया कि ये जो धनानंद है इस पद के लायक नहीं है। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और आगे जाके धनानंद की हत्या करवाई। धनानंद की हत्या करने के बाद नंद वंश खत्म हुआ, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से एक वंश की स्थापना की, उसका नाम है मौर्य वंश। तुम्हें वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि किस प्रकार अपमान किया, बट तुम्हें लॉजिकल समझना चाहिए कि कहाँ तक्षशिला, कहाँ पाटलिपुत्र। एक आदमी इतना दूर चल के क्यों आ रहा है, क्योंकि यही वो मदद कर सकता है।
बेटा मदद तुम उससे मांगते जो तुम्हारी मदद कर सकता है, तुम मुंह उठा के किसी और से मदद मांगते नहीं हो, किसी भी अरे गहरे नत्थु गहरे से मदद मांगने चले जाओगे। अगर दूर तुम्हें मदद मिलेगी, तुम्हें दूर जाके मदद मांगनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? अगर तुमने ये महाजनपद के जो मैंने फ्रेमिंग की है, अगर तुम इस महाजनपद की फ्रेमिंग को समझ पाए, समझ लो तुमने सारा काम कर लिया, सारा काम कर लिया। ये सारा, ये तो इरेज हो गया गलती से। बात समझ में आ रहा है? सारा काम कर लिया। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कौन से हमले हो रहे हैं, ये मैप का क्या रोल है, कैसे भारत विदेशी हमला हो रहा है, वो सारी बातें। नहीं तो बच्चों को बैठ के याद करना पड़ता है कि शादी हुई, वो शादी हुई, ये हुआ, वो हुआ। याद करने की जरूरत नहीं है। अगर याद करने की कोशिश करेंगे प्यारे दोस्तों तो आपको दिक्कत होगी। अब इसके आगे की जो कहानी है हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे, कैसे विदेशी हमला होता है। आज के लिए इतना ही। इसकी जो PDF है हिंदी में और इंग्लिश में आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।